नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है जाति की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट। जाति को जो है कई विद्वान समाजशास्त्रियों ने समझाने का प्रयास किया है। इनकी परिभाषाएं हमने पहले देखी। विशेषताएं भी कई ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने इनकी विशेषताओं का, इनमें लक्षणों का उल्लेख किया है। उसी प्रकार आज एम.एन. श्रीनिवास की जो विशेषताएं बताई है इन्होंने जाति की, उसके बारे में हम बात करेंगे। इन विशेषताओं के बारे में बात करने से पहले हम ब्रीफ में या संक्षेप में जाति व्यवस्था क्या है या जाति क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जाति क्या है इसके बारे में हमने कई परिभाषाएं देखी, रीजले की, मेकाइवर एंड पेज की, मजूमदार मदान की, दत्त की, C.H. कूले की, केतकर की, और भी कई ऐसी परिभाषाएं हैं जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। हम सामान्य रूप में जब जाति की बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि जाति क्या है कि जाति का पद जो है वो किसी भी व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होता है ना, यानी व्यक्ति के जन्म के साथ ही जाति का निर्धारण हो जाता है और जाति की सदस्यता केवल उसमें पैदा होने वाले व्यक्ति तक ही सीमित होती है। व्यक्ति ने एक बार जिस जाति में जन्म लिया वह उसी का सदस्य होता है और अंत तक इसमें परिवर्तन संभव नहीं होता। जाति अपने सदस्यों पर कई सारे ऐसे प्रतिबंध हैं जो कि लगाती है, जैसे कि आप जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते, जाति के बाहर भोजन नहीं कर सकते, जाति के बाहर पानी नहीं पी सकते हैं, है ना। इन जातियों में संस्थानात्मक श्रेणियां भी पाई जाती हैं। इन जातियों में जो परिवार होते हैं वो परस्पर उनका एक सामान्य नाम होता है। ये अपनी उत्पत्ति एक पुरुष या देवता से मानते हैं, ठीक है, और इनका व्यवसाय भी क्या है, पितृक होता है। तो ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो जाति को परिभाषित करने का प्रयास करती है या जाति के बारे में हमें बताती है। कई ऐसी विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास ने जाति व्यवस्था को जब परिभाषित किया, है ना, तो इन्होंने कहा कि जाति में कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो कि जाति व्यवस्था की विशेषता है या जाति व्यवस्था को समझाने का प्रयास करते हैं। पहली जो इन्होंने विशेषता बताई है वो है भारतीय समाज का खंडात्मक विभाजन, सेगमेंटल डिवीजन ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसके अंतर्गत, है ना, आपके एम.एन. श्रीनिवास ने क्या बताया कि जाति व्यवस्था से भारतीय समाज कई छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो गया है। ये समाज का एक खंडात्मक विभाजन है और ये विभाजन सूक्ष्म रूप में हुआ है। कैसे रूप में हुआ है? छोटे छोटे कई टुकड़ों में ये जो है विभाजन, इसका खंडों में विभाजन हो गया है। प्रत्येक खंड के सदस्यों की स्थिति और भूमिका सुस्पष्ट और सुनिश्चित रूप से परिभाषित हुई है। घुरिये ने इसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना है। किसे? भारतीय समाज का एक खंडात्मक विभाजन। किसका? जाति व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या माना है कि ये भारतीय समाज का एक खंडात्मक विभाजन है। उनके शब्दों में इसका तात्पर्य क्या था कि जाति व्यवस्था द्वारा बंधे समाज में हमारी भावना भी सीमित होती है। जो समाज जाति व्यवस्था में बंधा हुआ है उसकी जो भावना भी है वो कैसी होगी? सीमित हो जाएगी।
सामुदायिक भावना संपूर्ण मनुष्य समाज के प्रति न होकर केवल जाति के सदस्यों तक ही सीमित हो जाती है। मतलब हम जो समुदाय की बात करते हैं, जो सामुदायिक भावना की बात करते हैं, वो हमारी कहाँ तक, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक विशिष्ट समुदाय तक ही सीमित हो जाते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी जाति के सदस्यों तक ही सीमित हो जाती है। तथा जातिगत आधार पर सदस्यों को प्राथमिकता दी जाती है। कोई भी कार्य होगा तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाति के आधार पर जो सदस्य होंगे उनको पहले, अपनी ही जाति के सदस्यों को पहले प्राथमिकता देंगे। इस प्रकार ये विभाजन एक नैतिक नियम है और प्रत्येक सदस्य इसके प्रति सचेत होता है। यह उन्हें अपने कर्तव्यों का ज्ञान भी कराता है और जिसके आधार पर वे अपने पद और कार्यों में दृढ़ होते हैं। तो ये क्या कराता है, उनके कर्तव्यों का ज्ञान कराता है। कौन, आपके जाति कर्तव्यों का ज्ञान, और एक जाति के सदस्य क्या करते हैं, इसी आधार पर अपने पद और कार्यों में दृढ़ होते हैं। साधारणतः कर्तव्य पालन न करने पर जाति से निष्कासन की व्यवस्था भी इसमें होती है। कभी कभी क्या होता है, आर्थिक दंड भी दिया जाता है, या वो जो आपकी सजा है वो किसी भी रूप में हो सकती है, निंदा के रूप में भी हो सकती है, निष्कासन के रूप में भी हो सकती है, कोई आर्थिक दंड के रूप में भी हो सकती है। तो क्या है कि एक इसका विशेषता क्या है कि इसके अंतर्गत जाति व्यवस्था में समाज कई खंडों में, आपस में, टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। दूसरी इसकी विशेषता है ऊंच नीच की परंपरा अथवा संस्करण, हायरार्की जिसे हम कहते हैं, ऊंच नीच की का संस्करण। जाति व्यवस्था में ऊंच नीच की परंपरा स्थापित होती है। कैसे स्थापित होती है कि जिसमें ब्राह्मणों का स्थान क्या होता है, सर्वोच्च होता है, और जो निम्न स्तर होते हैं वो उस पे कौन होते हैं, शूद्र लोगों का होता है ना। क्षत्रिय और वैश्य जो होते हैं उनकी स्थिति क्या होती है, इन दोनों के मध्य की होती है। प्रारंभ में जो हमारे यहाँ 4 वर्ण हुआ करते थे, है ना, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण ही बाद में क्या हुआ, जातियों और उपजातियों में विभक्त हो गए। सबसे सर्वोच्च स्थान पर ब्राह्मण और सबसे निम्न स्थान पर शूद्र, और बीच में क्षत्रिय और वैश्य को स्थान दिया गया। हम की भावना सीमित होने से सदस्य केवल अपने खंड या जाति के लोगों को ही महत्व देते थे, क्योंकि इसमें क्या हो गया, हम से तात्पर्य क्या हो गया, यहाँ पूरे समाज से नहीं है, हमसे तात्पर्य क्या हो गया, केवल एक जाति के लोगों से संबंधित हो गया, उस जातिगत समूह से संबंधित हो गए। और जब हम की भावना सीमित हो गई तो वहाँ क्या हो गया, वो महत्व किसको देंगे, सिर्फ अपनी जाति के लोगों को ही, और उनमें श्रेष्ठता की भावना जन्म लेती है। पर कुछ ऐसी जातियाँ भी हैं जिनमें क्या होता है, सामाजिक दूरी बहुत कम होती है, और इससे ऊंच नीच के आधार पर जो कि सामाजिक संरचना स्पष्ट हुई है, वही संस्तरण परंपरा है। यानी क्या होता है, उसमें आपस में दूरी बहुत कम होती है। तो ऐसी जो जातियां जिनमें दूरी कम होती है, फलस्वरूप उनमें क्या होता है, ऊंच नीच का एक संस्तरण बन जाता है। जातीय संस्तरण रक्त की पवित्रता, पूर्वजों के व्यवसाय के प्रति आस्था और अन्यों के साथ भोजन और पानी के प्रतिबंध आदि विचारों पर आधारित होती है ना। संस्तरण क्या होता है कि भाई आप में रक्त की पवित्रता होनी चाहिए, एक ही रक्त के वो होने चाहिए, पूर्वजों के व्यवसाय जो है वही अपनाएंगे आप, ठीक है, भोजन और पानी, इनसे सभी जो प्रतिबंध है उनसे संबंधित या उन पर आधारित होती है। तीसरी इसकी विशेषता है जाति जन्म से जाति का निर्धारण होता है ना। क्या है, हेरिडिटरी मेंबरशिप ऑफ कास्ट, मतलब जाति व्यवस्था का निश्चय जन्म के साथ ही हो जाता है। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसको पूरे जीवन पर्यंत उसी समूह में रहना पड़ता है, या उसी जाति का समूह बन के उसको रहना पड़ता है। इस वातावरण को ना तो धनाढ्यता अलग कर सकती है ना, यानी अमीरी, ना ही निर्धनता, ना सफलता और ना असफलता, मतलब इन किसी भी चीज़ से इसमें परिवर्तन, जाति में परिवर्तन संभव नहीं है। जाति के ही वंशधर उस जाति के सदस्य माने
जाते हैं। जो एक ही जाति का वंशधर होगा वो उसी जाति का सदस्य होगा। जाति से बहिष्कार द्वारा ही व्यक्ति निम्न जाति में जाता है। यदि किसी व्यक्ति, वैसे जीवन पर्यंत व्यक्ति क्या होता है, एक ही जाति का सदस्य रहता है, जाति में परिवर्तन नहीं कर सकता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है तो ही वो किसी अन्य जाति की सदस्यता प्राप्त कर सकता है, अन्यथा वो किसी और जाति की सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकता या अपनी जाति में परिवर्तन नहीं कर सकता। ठीक है। चौथी जो इसकी विशेषता है वो भोजन और सामाजिक सहवास संबंधी निषेध, रेस्ट्रिक्शन ऑन फूडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स। भारतीय जाति व्यवस्था प्रत्येक जाति के सदस्यों के लिए अपने समूह के बाहर भोजन और सामाजिक सहवास पर नियंत्रण रखती है। यानी किसी भी जाति का सदस्य अपने समूह के बाहर भोजन नहीं कर सकता और एक दूसरे से बातचीत या किसी भी तरह का जो वो है संपर्क में नहीं रह सकता। इन नियमों का बड़ी कठोरता से पालन भी किया जाता है। लेकिन नगरीकरण और आवागमन के साधनों में विकास होता गया है और इसके कारण क्या हुआ कि अब ये नियंत्रण नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों में ढीला होता जा रहा है। हालांकि गाँव में आज भी काफ़ी मात्रा में या कठोर मात्रा में इसको देखा जा सकता है, लेकिन नगरीय क्षेत्रों में आज आवागमन के साधन बढ़े हैं, व्यक्ति बाहर जाने लगा तो इन बंधनों में शिथिलता आई है। प्रत्येक जाति में ऐसे बहुत सारे नियम बनाए गए हैं जो निर्धारित करते हैं कि किस जाति के सदस्य को कहाँ पर क्या है कच्चा भोजन करना है, कहाँ पर पका हुआ भोजन करना है, कहीं केवल पानी ही पीना है या कहीं पर पानी भी पीना मना है। तो ये कुछ नियम हैं जो कि जाति के सदस्यों के लिए प्रमुख है, किसके लिए बनाए गए, उच्च जाति के सदस्यों के लिए बनाए गए हैं। आधुनिक युग में यातायात के साधन भी बढ़े हैं, शिक्षा का विकास हुआ है ना, और शिक्षा के विकास के कारण क्या है, चेतना आई है व्यक्ति में, और इनके कारण ये जो निषेध लगाए गए थे ये क्या हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज परिस्थितियाँ काफ़ी हद तक ये प्रचलित है, ये सीमाएं जो है वो लागू है, लेकिन आज नगरीय क्षेत्रों में क्या है, ये बंधन शिथिल होते जा रहे हैं। भोजन और सामाजिक सहवास संबंधी जो निषेध है उनमें कमी आई है। पांचवी इसकी विशेषता है अंतर्विवाह, एंडोगेमी, यानी सभी जातियां अंतर्विवाही होती हैं। इसका क्या मतलब होता है कि जाति के सदस्य केवल अपनी ही जाति में विवाह कर सकते हैं, अन्य जाति में विवाह करना क्या होता है, उनके लिए निषेध होता है। यह निषेध आज बहुत जगहों में जाति तक ही नहीं उपजाति तक सीमित हो गया है। जाति व्यवस्था के अनुसार अंतर जातीय विवाह क्या है, स्वीकृत है, लेकिन अंतः जातीय विवाह क्या है, आपके अस्वीकृत है। यानी अंतः जातीय है ना, अंतर जातीय विवाह आप नहीं कर सकते। दो जाति के सदस्य जो अलग अलग है उनके व्यक्ति आपस में विवाह नहीं कर सकते। अंतः जातीय विवाह होगा, यानी एक ही जाति के अंतर्गत जो व्यक्ति है उनके बीच विवाह संबंध बन सकते हैं। जो वेस्टर्न मार्क है इन्होंने जाति व्यवस्था की विशेषता को क्या माना है, सबसे मेन सार तत्व माना है। और भी जो समाजशास्त्री है वो कहते हैं कि सामाजिक संरचना में जो जाति व्यवस्था पाई जाती है वो सबसे प्रमुख तत्व है ना। वो क्या कहते हैं, जाति व्यवस्था सबसे प्रमुख तत्व है और जाति व्यवस्था में भी सबसे प्रमुख तत्व क्या है, अंतर विवाह है। ठीक है, अंतः विवाह। व्यवहारिक रूप से यह अंतर विवाह भी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत बंधा हुआ है। एक जाति की कई उपजातियां होती है और ये एक ही प्रांत में रहने वाली उपजातियों में ये विवाह कर सकते हैं। इसकी छठी जो विशेषता है वो है परंपरागत पेशों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस। मुख्यतः सभी जातियों के अपने कुछ निश्चित पेशे या व्यवसाय होते हैं और जाति के सदस्य उन्हीं पैतृक पेशों को स्वीकार करते हैं।
और उन्हें छोड़ना उचित नहीं समझा जाता है। कोई भी पेशा, चाहे वह व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करे या ना करे, उसे मानसिक संतोष हो या ना हो, व्यक्ति को अपने परंपरागत पेशों को या व्यवसायों को ही अपनाना पड़ता है। साधारणतः लोग अपने पैतृक व्यवसाय को ही अपनाना उचित समझते हैं, क्योंकि पेशों का जो व्यवसाय है उसका निर्धारण ऊंच नीच के आधार पर ही होता था। यदि उच्च जाति का कोई व्यक्ति निम्न जाति के व्यवसाय को अपनाता है तो उसका जातीय विरोध होता रहा है, और इसी तरह निम्न जाति का सदस्य भी उच्च जाति के व्यवसायों को अपनाता है तो उसका भी विरोध होता था। पर आज इन नियमों में भी, परंपरागत व्यवसाय के चुनाव में भी क्या हुआ है, शिथिलता आई है, जिसका कारण यातायात, आवागमन के साधन, औद्योगिकरण, शिक्षा, चेतना आदि समझा जा सकता है। सातवीं इसकी विशेषता है धार्मिक और सामाजिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार, सिविल एंड रिलीजियस डिसएबिलिटीज एंड प्रिविलेजेस। जिस प्रकार जाति व्यवस्था में संतरण है, उसी तरह धर्म और समाज संबंधी निर्योग्यताएं भी पाई जाती है। हर मानव निवास में जगह में, मुख्यतः गांव में यदि देखें तो अछूतों और अन्य निम्न जातियों की निवास व्यवस्था गांव के बिल्कुल किनारे पर या छोर पर रहती थी। उनमें धार्मिक और नागरिक अधिकार भी क्या होते थे, सीमित होते थे। लेकिन इसके विपरीत जो उच्च जाति है उनको सभी अधिकार प्राप्त होते थे और धर्म की भी पूरी छूट थी। साधारणतः शारीरिक श्रम करने वाली जातियां निम्न समझी जाती थी, है ना। इसी तरह कोर में वैकम गांव है, उसमें विशिष्ट गलियों में अछूत जातियों ने प्रवेश करने की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया था, है ना। और परंपरागत रूप से जो दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया है, उसमें तो ये निर्योग्यताएं बहुत अधिक चरम सीमा पर रही है। वहाँ तो क्या होता था कि कुछ विशेष सड़कें होती थी, वहाँ पर भी अछूत लोगों को चलने की मनाही थी, है ना। और भी कई ऐसी विशेषताएं हैं जो बताती है कि समाज में धार्मिक और सामाजिक निर्योग्यताएं प्राप्त थी। दक्षिण भारत में अछूत सवर्णों के ऊपर अपनी छाया नहीं डालते थे। अछूत ऐसे थे जो कि सवर्णों पे अपनी छाया नहीं डाल सकते थे और उनके सामने नहीं जा सकते थे। गुजरात में कई ऐसी दलित जातियां थी जो अपने विशिष्ट चिन्ह के रूप में सींग पहना करती थी, मतलब आगे से सामने वाले को पता पड़ जाए कि वे दलित जाति के सदस्य, इसलिए वो अपने सर पर सींग धारण किए हुए रहते थे। तो इस तरह की धार्मिक और सामाजिक निर्योग्यताएं और विशेषाधिकार पाए जाते थे, जिनमें भी आज कई हद तक जो है शिथिलता आई है। आठवीं विशेषता है आर्थिक समानता, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। जाति व्यवस्था में आर्थिक समानता का भी समावेश रहा है। जाति व्यवस्था के निर्माण के साथ साथ ये भावना भी चली रही कि जो निम्न है उसे कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। निम्न जाति के कार्य चाहे वे जीवन यापन के लिए कितने ही उपयोगी क्यों न हो, मूल्य की दृष्टि से हीन समझे जाते थे। इस प्रकार उनको आय, संपत्ति, सांस्कृतिक उपलब्धियां उनकी बहुत कम रही है। उनको शिक्षा और दीक्षा आदि का हमेशा ही अभाव रहा है। परंपरागत रूप से भारतीय सामाजिक व्यवस्था में विशेषता रही है कि उच्च जातियों की आर्थिक स्थिति हमेशा उच्च रही है और निम्न जातियों की आर्थिक स्थिति हमेशा ही निम्न रही है। तो ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो जाति की विशेषताओं के बारे में बताती है, जो कि डॉक्टर M.N. श्रीनिवास द्वारा हमें बताई गई हैं, जिनके बारे में आज हमने बात की। ये है जाति की विशेषताएं। धन्यवाद।